हेलो बच्चों, ये वीडियो जेई 2027 के लिए जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए है। वी शुड अंडरस्टैंड कि जो ड्रॉप ईयर है दैट इज द लास्ट चांस टू गेट इनटू आईआईटी जेई। तो इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहें जितनी भी देर का ये वीडियो है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिले जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। और ये जो भी इस का ड्यूरेशन है, मतलब 10 मिनट या 20 मिनट जितने भी ड्यूरेशन है, उतना टाइम इन्वेस्ट करके हो सकता है कि आप अपना सिलेक्शन बचा लें, या आपको ऐसा पर्सपेक्टिव मिले, ऐसा चीज़ें मिले जो आपने कभी नहीं सोचा हो, उस तरफ ध्यान ना दिया हो, और कुछ गलती की वजह से या तो आपका रैंक कॉम्प्रोमाइज हो जाए या सिलेक्शन कॉम्प्रोमाइज हो जाए। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट थिंग्स स्टूडेंट डू नॉट एनालाइज। ठीक है, जब हम प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो दे आर सर्टेन डायनेमिक्स जो हम बहुत सारे बच्चे, मतलब 99% ऑफ द बच्चे एनालाइज नहीं करते, और इवन उनका सिलेक्शन हो या ना सिलेक्शन हो उनके बाद भी उनको रियलाइज नहीं होता कि व्हाट वेंट रॉन्ग और व्हाट वेंट गुड फॉर देम। तो उसका एक मैं बहुत छोटा सा एक कैलकुलेशन देने की कोशिश करूंगा। तो द सिलेक्शन मैथ का मतलब क्या है कि एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करते हैं, और मैंने सारी चीजें बड़ी ही कंजर्वेटिव साइड पे लिया हो गया। मतलब एक्चुअल चीज तो इससे भी आई वुड से कि 1.2 टू 1.5 टाइम्स ज्यादा होगी। जैसे टॉप 100 वाले जो बच्चे हैं ये, ठीक है, उसमें हम मान सकते हैं कि 270 मार्क्स हैं, मतलब मेंस के हिसाब से 300 में से 270 मार्क्स ऑन एंड एवरेज आ रहे हैं, मतलब जो टॉप 100 के बच्चे। ठीक है, वैसे हम इसको ऐसे ही बोलते हैं, जो जेई एडवांस का 25 का क्वेश्चन था उसमें 278 मार्क्स पे 100th रैंक आई थी। ठीक है, तो वहां से भी जो एडवांस की जो डायनेमिक्स है वो कोई खास चेंज नहीं होती, लगभग इधर उधर थोड़ा सा उतना ही रहता है। तो ऑन एंड एवरेज हम मान सकते हैं 270 मार्क्स हैं तो टॉप 100 रैंक आ जाएगी। अच्छा, अब जो बच्चा मान लिया टॉप 100 में जा रहा है, वी आर अज्यूमिंग कि उसने 2 साल प्रिपरेशन की है। यूजली जो टॉप 100 वाले बच्चे हैं वो 3 साल प्रिपरेशन करते हैं या 4 साल प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। बट जैसा मैंने बोला कि मैं हाईली कंजर्वेटिव फिगर लेके चल रहा हूं ताकि आपको ये ना लगे कि एग्जेजरेशन है। तो 2 साल में लगभग 700 दिन के आसपास मान लिए। ठीक है, तो 700 दिन में हम ये मान सकते हैं वो बच्चा डेली 150 क्वेश्चन कर रहा होगा। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन कैसे कर रहा होगा? अब ये जो 700 दिन बच्चा जो तैयारी कर रहा है, अगर उसने कहीं कोचिंग ज्वाइन किया है तो ऐसा तो नहीं 700 दिन उसको पढ़ाया गया होगा। ऐसे मान सकते हैं 11th और 12th में ऑल्टरनेट डे वो जा रहा होगा, कि मतलब एक दिन क्लास होगा एक दिन क्लास नहीं होगा। अच्छा, अगर कहीं कहीं 11th में सभी दिन क्लास है तो उसमें क्या होगा, इतना थ्योरी तो पढ़ाया नहीं जा सकता, तो हो सकता है कि एक दिन केवल क्वेश्चन सॉल्विंग हो, तो वो भी एक क्वेश्चन सॉल्विंग वाला पोर्शन हो गया। जिस दिन क्लास है बच्चे का डे 1 पे लेक्चर, तो उस दिन हम मान सकते हैं कि उसने 100 क्वेश्चन किए होंगे। मतलब मोटा मोटा कैलकुलेशन ऐसे है कि अगर मेंस के पेपर में बोले तो 3 घंटे में यू आर सपोज टू सॉल्व से 75 क्वेश्चन। तो हम ये मान सकते हैं कि वो 4 घंटे तो क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहा होगा एक दिन में। अगर टॉप 100 का बच्चा है तो वो ज्यादा भी कर रहा होगा। जैसा मैंने बोला कि वो 2 साल नहीं, हो सकता है 3 या 4 साल प्रिपरेशन किया, तो मैंने हाईली कंजर्वेटिव लिया है। और जिस दिन क्लास नहीं है सेकेंड डे, वो 200 क्वेश्चन मान सकते हैं कि उसने किया होगा, मतलब 7-8 घंटे उसने प्रैक्टिस किया होगा। जो टॉप 100 वाला क्वेश्चन बच्चा है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा ही सॉल्व करता है इन कंपैरिजन टू मान लिया जो बच्चा 5000 की रैंक पे होगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ IQ एंड सो ऑन। बट ठीक है, मोटा मोटा मान लिया तो 2 दिन में वो 300 क्वेश्चन कराए तो 150 क्वेश्चन वो ऑन एंड एवरेज एक दिन में कर रहा होगा। तो अगर उसने 700 दिन तक किया तो लगभग 1,05,000 क्वेश्चन उसने किया होगा। ठीक है, अब इन 1,05,000 से उसने 270 मार्क्स अर्न किया। ठीक है, मैं बहुत मोटा मोटा सा कैलकुलेशन दे रहा हूं। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमें ये लगेगा कि 388 क्वेश्चंस पर मार्क ला रहा है। मतलब हम इसको मोटा मोटा ऐसे बोल सकते हैं कि 388 क्वेश्चन अगर वो बच्चा करेगा तो 1 मार्क स्कोर कर पाएगा। ठीक है, इसको भी हम और राउंड फिगर लेते हैं। वैसे राउंड फिगर तो 400 होना चाहिए, बट चलो हम 350 ले लेते हैं। ठीक है, और कंजर्वेटिव कर दिया। मतलब हम मोटा मोटा ये मान सकते हैं जेई में अच्छा करने के लिए हमें 1 मार्क अगर स्कोर करना है तो 350 क्वेश्चन लगभग हमें करने पड़ेंगे। अब आगे चलते हैं। ठीक है, जेई एडवांस अगर हम 25 की बात करें, दिस इज इंपॉर्टेंट ऑफ 1 क्वेश्चन, ये ठीक है, या 1 मार्क। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो बच्चों को समझ में नहीं आती, क्योंकि बच्चे आंख बंद करके दौड़े चले जाते हैं, मेहनत करते रहते हैं, और लास्ट में हो सकता है कि 2 इक्वली मेहनत करने वाले बच्चों के रैंक में हेल एंड हेवन का डिफरेंस हो, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने अपना प्रिपरेशन कैसे किया, मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कहाँ उन्होंने टाइम लीक किया, कहाँ उन्होंने प्रोडक्टिव या अनप्रोडक्टिव टाइम में क्या डेविएशन था उनके। तो जेई एडवांस 2024 में 124 मार्क्स जिस बच्चे के थे उसका 8700 से लेके 9000 रैंक के आसपास था। मतलब 300 रैंक सेम मार्क्स पे था। ठीक है, अब जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, मान लिया हम 10,000 रैंक पे जाएं, 11,000 रैंक पे जाएं, तो एक मतलब सेम मार्क्स पे ये जो स्प्रेड है ये बढ़ता ही जाएगा। तो मोटा मोटा हम ये वहां से 1 मार्क्स ड्रॉप होने पे 300 रैंक ड्रॉप हो जाएगी लगभग, अगर हम 8-9 हजार के आसपास हैं। क्योंकि जितना नीचे जाएंगे उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होता चला जाएगा। 20,000 के आसपास यही हो सकता है कि 600-700 रैंक ड्रॉप हो जाए एक ही मार्क्स के ऊपर। ये इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अब आगे आते हैं
कि अब इंपॉर्टेंस ऑफ 1 घंटे, जैसे बच्चे बोलते हैं हम मेहनत तो कर ही रहे हैं, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं जो 12 घंटे, मान लिया हम बोलते हैं कि स्टैंडर्ड मेहनत करनी चाहिए ड्रॉपर को, तो वो हो सकता है कि कहीं छोटी छोटी सी जो टाइम लीक हो जाता हो, अगर वो क्लॉक लगा के करे तो हो सकता है वो बोले कि मेरा 10 ही घंटे इफेक्टिव आ रहा है। तो अब 1 घंटे का क्या इफेक्ट आ सकता है उसकी बात हम करते हैं। अगर एक बच्चा 1 घंटा अनप्रोडक्टिव है या सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है या किसी भी ऐसे काम में इंडल्ज है कि वो उसका वेस्ट हो रहा है, तो हम 1 घंटे में मान सकते हैं कि वो 10 क्वेश्चन कर रहा है पर आवर। ठीक है, अगर वो 10 क्वेश्चन करता है, वैसे तो ज्यादा होने चाहिए, मतलब जेई के अंदर तो चलो 25 क्वेश्चन मिलते हैं, बट हम यहाँ 10 ही मान लेते हैं कि घर पे बैठ के आराम से कर रहा है। 300 दिन है, मतलब अभी से लेके जो ड्रॉप ले रहा है और एडवांस का जो एग्जामिनेशन आएगा 300 दिन है, तो लगभग मोटा मोटा कैलकुलेशन क्या है कि 3000 क्वेश्चन वो एक्स्ट्रा करेगा अगर वो अपना 1 घंटे को, जैसे बोलते हैं, मतलब 3000 क्वेश्चन कम करेगा या एक्स्ट्रा करेगा, जैसे भी आप बोलना चाहो। मतलब 2 बच्चे हैं, दोनों ही मेहनत कर रहे हैं, एक बच्चा 1 घंटे ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ पा रहा है। ठीक है, तो उस 3000 क्वेश्चन, मैंने बोला ना कि 350 क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, मोटा मोटा तो 3000 क्वेश्चन के लॉस पे उसका 8.5 मार्क्स लूज हो जाएगा। 8.5 मार्क्स लूज होने का मतलब क्या है कि लगभग 2500 रैंक का डिफरेंस आ जाएगा। तो अगर एक बच्चा 1 घंटा अगर उसका अनप्रोडक्टिव है या फिर वो जानबूझ के सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहा है, तो उसका 2500 रैंक गिर जाएगा। हम इसको मोटा मोटा ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मेंस में तो ये मैंने जो 300 रैंक वाली चीज ली है तो एडवांस में लिया, मेंस में तो और ज्यादा रैंक गिरेगा इसका। ठीक है, अब ये वाली चीज होगी। अब आगे चलते हैं, टाइम लीक कैसे कैसे हो सकता है। हो सकता है कि कोई बच्चा डेली अपनी कोचिंग तक आने जाने में ट्रेवल टाइम कर रहा हो, 1 घंटा वेस्ट हो रहा हो, 1.5 घंटा हो सकता है, 2 घंटा वेस्ट हो रहा हो। ठीक है, दूसरा चीज ये हो सकता है कि गपशप करें, मतलब क्लास में गए 5-10 मिनट पहले से सीट टूटने पहुंच गए आधे घंटे, या फिर क्लास छूट गई उसके बाद आधे घंटे ऐसी गपशप मार रहे हैं, उस तरह का जो टाइम लूज हो गया वो गपशप में जा सकता है। या फिर अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी करें। अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी के ऐसी हो सकती है कि अब जो बच्चा ड्रॉप ले रहा होगा, सबका जो प्रिपरेशन लेवल है वो एक जैसा सा नहीं हो सकता। किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा, किसी के तीनों सब्जेक्ट वीक होंगे, किसी के एक सब्जेक्ट में रिवीजन की जरूरत होगी, किसी का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो पहले से अच्छा होगा। तो अब जब वो किसी भी ऑफलाइन क्लास में बैठा हुआ है या लाइव क्लास में बैठा हुआ है, तो वहां तो सभी बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो हो सकता है कि उस क्लास में जो डिस्कशन चल रहा हो, उस डिस्कशन में हो सकता है कि उसका 10% ही काम का हो, मतलब उसको 2 ही डाउट है बट वहां पे 20 डाउट डिस्कशन किए गए। या थ्योरी में अगर एक चैप्टर उसका अच्छा है, तो हो सकता है कि उसको केवल एक हल्का सा ब्रशअप करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करने थे अच्छे अच्छे, बट वहां पे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर किसी का एक सब्जेक्ट अच्छा है, तो हो सकता है कि उसको उस क्लास में बैठने की जरूरत ही ना हो, बट तीनों सब्जेक्ट की क्लास एक साथ होती है, वो बीच में पढ़ रही है, तो वहां पे हो सकता है टाइम वेस्ट हो रहा हो। इस तरह की चीज है। डिस्कशन में जैसे मैंने बोला, हो सकता है मेरे से रेलेवेंट क्वेश्चन ना हुआ हो, जो होमवर्क है वो मेरे से सॉल्व हो गया हो, और बिकॉज ऐसा हो सकता है कि मैं 2 क्वेश्चनों में अटका, अगला बच्चा और किसी 3 क्वेश्चनों में अटका, फिर अगला बच्चा और किसी 4 क्वेश्चनों में अटका। तो जब हमने सारे डिस्कशन किए, तो मेरे लिए काम का हो सकता है कि उसमें 15 मिनट ही हो और से 20 मिनट वेस्ट हो गया। अब 3 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट में 20 मिनट वेस्ट हो गया या 10 मिनट वेस्ट हो गया, तो यू कैन मल्टीप्लाई। जैसा मैंने बोला कि 1 सब्जेक्ट गुड है, तो हो सकता है कि उसकी क्लास में मेरे को बेसिक से पढ़ने की जरूरत ही ना हो। ठीक है, इररेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसा भी हो सकता है कि मान लिया अगर किसी बच्चे का मैथमेटिक्स ऑलरेडी अच्छा है, क्योंकि बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो काफी ऊपर नीचे होता रहता है कि सब्जेक्ट वाइज, तो मैथमेटिक्स अगर काफी अच्छा है तो वो बेसिक क्वेश्चन क्यों करे, वहां पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करे। उसे तो उस जहां जो उसने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुका है उसके ऊपर बिल्ड करना चाहिए। ये वाली चीज होगी। या सोशल मीडिया पे, मतलब वैसे तो आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस बच्चे, तो ये वाली चीजें तो ऐसी हैं जो उसको रियलाइज नहीं होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे मान सकते हैं अगर सीरियस बच्चा है तो वो सोशल मीडिया पे नहीं जा रहा होगा, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा होगा। बट ये वाली चीज ऐसी है, ट्रेवल टाइम हो गया, कि वो फुल्ली मोटिवेटेड है, मेहनत भी कर रहा है, बट समहाउ उसका टाइम यहाँ पे लीक हो रहा है। ठीक है, तो सोशल मीडिया को छोड़ देते हैं, नॉनसेंस है, बच्चे की बात ही नहीं करते। अब आगे चलते हैं। ड्रॉप ईयर में क्या है कि अगर मेरे को 10,000 के आसपास रैंक चाहिए, ठीक है, तो मे बी मेरे को 180 मार्क्स के आसपास चाहिए। ठीक है, मेंस और एडवांस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ही होगा, मोटा मोटा ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, ये मैंने मेंस के हिसाब से माना है। ठीक है, वैसे तो जो 99 परसेंटाइल आता है वो 170 180 मार्क्स पे आता है, तो 99 परसेंटाइल का मतलब 15,000 रैंक होगी, तो 10,000 में और थोड़ा सा ऊपर होगा, बट चलो मोटा मोटा कैलकुलेशन मान सकते हो। तो अगर 180 मार्क्स है और मैंने हर मार्क्स के लिए मेरे को 350 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे को लगभग 63,000 क्वेश्चन करने हैं अभी से लेके अगले साल तक। मान लिया लगभग 300 दिन बचे हुए हैं, तो 300 से डिवाइड किया तो 210 क्वेश्चन हमें ऑन एंड एवरेज, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बच्चा गिन के 210 क्वेश्चन ही करेगा, ऑन एंड एवरेज में, जस्ट टू गिव यू द आइडिया ऑफ मैग्नीट्यूड, बस ये देना चाह रहे हैं, तो 210 क्वेश्चन करेगा। ठीक है, अब वो पढ़ेगा क्या,
12 घंटे की जो क्लास है, सॉरी एक दिन में जो 12 घंटे वो पढ़ रहा है, उसमें हम बोलेंगे 6 घंटे के तो लेक्चर हो गए, ठीक है। अब 6 घंटे के लेक्चर हो सकता है, डेढ़ घंटे के यूजली लेक्चर होते हैं, तो 4.5 घंटा हो गया। उसके बाद हो सकता है जैसे नोट्स बनाने में हो गया, उसमें टाइम चला जाएगा, तो 6 घंटे हम मान लेते हैं कि लेक्चर की वजह से हो गया। यूजली हम बोलते हैं 6 घंटे की प्रैक्टिस और 6 घंटे के लेक्चर। अच्छा, उसमें एक रिवीजन का भी आता है, तो रिवीजन का भी मान लिया हमने एक स्लॉट दे दिया। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसको डेली हम मान सकते हैं कि मोटा मोटा 5 घंटे मिलेगा, ठीक है, मोटा मोटा 5 घंटे मिलेगा, ठीक है। वो 5 घंटे में मान लीजिए 25 क्वेश्चन कर सकता है, वैसे 25 करेगा नहीं, क्योंकि घर पे जब हम करते हैं तो घर पे हमें ज्यादा टाइम लगता है और उस एक्सपीरियंस को हम यूज करके पेपर में ज्यादा क्वेश्चन कर पाते हैं, ठीक है। पर क्वेश्चन हमें ज्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी मान लिया हमने कि 25 क्वेश्चन होंगे, तो उसका मतलब क्या है कि वो डेली लगभग 125 क्वेश्चन कर पा रहा है। तो जो गैप है, मतलब जो टास्क है, ये तो मैंने 10,000 रैंक के आसपास बोला कि अगर हमें 10,000 रैंक तक पहुंचना है तो ही 60% का डेफिसिट आ गया, ठीक है। जो टास्क है कि 210 क्वेश्चन के आसपास होने चाहिए और हमारे 125 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब कोई बच्चा बोले कि मेरे को तो 5,000 रैंक चाहिए, कोई बच्चा बोले मेरे को 2,000 रैंक चाहिए, तो ये और उसी मैग्नीट्यूड में बढ़ जाएगा, तो वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन आई डू बेटर, मतलब इससे हमें अच्छा कैसे कर सकता हूं इस चीज को, ये जो गैप है इसको फिल कैसे कर सकते हैं। तो देखो, आई विल से कि 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज है दैट वी शुड फॉलो। सबसे पहली स्ट्रेटजी क्या है? सेव टाइम। दूसरी स्ट्रेटजी क्या है? अगेन सेव टाइम। थर्ड स्ट्रेटजी क्या है? सेव टाइम। उसका मतलब क्या है कि सीधा सीधा जो टाइम है हमारे पास उसको हमें एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है, वो हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इन डिसीजन में हम खुद बैठ के बना रहे हैं अपना, जिसे बोलते हैं ना कि प्लान अपने आप खुद बना रहे हैं, तो उसमें हो सकता है गड़बड़ हो जाए, हमारा प्लान डीरेल हो जाए, हमारा परसेप्शन गलत हो, या अनप्रोडक्टिव आवर्स में खर्च हो रहा है, या ट्रेवल टाइम में खर्च हो रहा है, तो वो सब हटा के मेरे को टाइम सेव करना चाहिए। अब टाइम सेव कैसे करेंगे, ठीक है, ड्रॉप ईयर में? तो उसके लिए पहली बात तो ये, डू रेलेवेंट क्वेश्चंस ओनली। उसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे ने 11th-12th में प्रिपरेशन किया है, अगर 11th-12th में प्रिपरेशन किया है, तो वो जो ऑलरेडी मेहनत कर चुका है उसी के ऊपर उसको बिल्ड करना है, ये ठीक है, जीरो से शुरू नहीं कर रहा। अगर मान लिया मैथ उसका अच्छा है, केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वीक है, फिजिक्स सो है, तो मैथ में वो केवल एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन करेगा, बाकी तो उसके सब हो गया होगा, ठीक है। और रेगुलर टेस्ट देगा तो उससे वो मेंस वाले क्वेश्चन के टच में रहेगा। केमिस्ट्री वो बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ेगा कि बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है। और जो फिजिक्स है उसमें हो सकता है कि बहुत इजी क्वेश्चन छोड़ दे, प्रोसीजरल क्वेश्चन छोड़ दे, मॉडरेट और टफ क्वेश्चन करे, ठीक है। बिल्ड योर प्रिपरेशन ऑन ऑलरेडी डन वर्क। मतलब इसका मतलब क्या है कि बिकॉज मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, टाइम की लिमिटेशन है, तो टाइम एक दिन में 24 घंटे का हम 36 घंटे तो कर नहीं सकते, बट हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। मतलब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम ये देख सकते हैं ये मेरे लिए जरूरी है या नहीं है, या मेरे लिए क्या करना चाहिए, मेरे को कहां से फायदा होगा, जो हम काम कर चुके हैं उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो। तो इसलिए यू आर सपोज टू कस्टमाइज योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड। मतलब अपनी प्रिपरेशन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करना पॉसिबल होना चाहिए, ताकि हम टाइम का एफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। तो अब क्वेश्चन होगा हाउ टू कस्टमाइज। तो देखो, इसका पहला चीज तो यह है कि जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है वो मतलब लीनियर नहीं होती है, ठीक है, दैट इज ए डायनामिक प्रोसेस। क्योंकि हम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि शुरू में हो सकता है किसी बच्चे का परसेंटाइल कम हो, उसका एक रीजन ये हो सकता है कि वो बीमार पड़ गया, दूसरा रीजन ये हो सकता है उसने प्रिपरेशन नहीं किया, तीसरा रीजन ये हो सकता है कि उसने मेहनत किया बट प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तो आईक्यू पे डिपेंड करता है कि ऐसा हो सकता है कि जो उसका परसेंटाइल कम आया वो उसके एक्चुअल आईक्यू को रिफ्लेक्शन ना हो, तो हो सकता है कि वो एक महीने में बहुत इंप्रूव कर जाए। तो जो शुरू में उसे बताया गया होगा कि ये बेसिक चीजें करे, एक महीने बाद हो सकता है उसको बताया कि नहीं, अब ये बेसिक छोड़ तू अगले स्टेप पे जा, इस तरह की चीज। फिर भी एक मोटा मोटा मैं आइडिया देने की कोशिश करूंगा। हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट ए प्लान। पहले इनिशियली हमने एक जीरो प्लान दिया कि आपको ये करना है, फिर उसको कैलिब्रेट किया, मतलब मेजर किया कि कैसे बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, फिर उस प्लान को एडजस्ट किया उसके हिसाब से, ठीक है। एक बच्चा हो सकता है कि उसका ओवर एस्टिमेशन हो और आगे जाके उसे लगे कि यार मेरा तो रिवीजन ही मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो फिर हम थोड़ा सा उसको डाउनग्रेड करेंगे, क्योंकि पहले मेंस आएगा फिर एडवांस आएगा। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि हम अपनी प्रिपरेशन को कैसे ब्रेक करें ऑप्टिमली। तो रिकैलिब्रेट करें, उसको एडजस्ट करें, फिर वापस एग्जीक्यूट करें, और ये साइकिल पूरे साल चलती रहेगी। तो इट इज नॉट लाइक कि हमने एक रास्ता बता दिया, क्योंकि अगर वो एक्चुअल पाथ से जो आपको लेना चाहिए, उस ऑप्टिमम पाथ से अगर मान लिया थोड़ा सा भी डेविएट हुआ, तो ओवर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर बहुत दूर चले जाएंगे जो हमारी पोटेंशियल रैंक है उससे। ये हमें समझाना चाहिए, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा फिर भी एग्जांपल बता देता हूं कि कैसे करना है। जैसे ये एक बच्चा है, इसका एक्चुअल मेंस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वो है, तो इसके मैथ में देखो 92.9 परसेंटाइल है, मतलब लगभग 93, ठीक है।
फिजिक्स में 98 परसेंटाइल है और केमिस्ट्री में भी 98 है। तो मतलब इसके दो सब्जेक्ट 98 परसेंटाइल पे, 98 परसेंटाइल मतलब लगभग 30,000 रैंक बोल दें, और ये 93 पे है। ठीक है, 93 का मतलब क्या है कि लाख रैंक से ऊपर हो गया, रैंक के टर्म्स में अगर हम बात करें। तो यहां पे इसके सब्जेक्ट में काफी डिस्पैरिटी है। ये तो उसे बिल्कुल बेबी की तरह पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक से, और फिर एडवांस की तरफ जाएगा वो। ठीक है, मतलब स्टार्ट बेसिक से करना है। तो ऐसा हो सकता है कि वो जो मैथ है उसमें उसे सारे मतलब लेक्चर करने हैं प्रॉपरली, क्योंकि दिस इज द लास्ट चांस, उसके ऊपर हम चांस नहीं ले सकते। तो मैथ में तो उसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन करने हैं, प्रोसीजरल क्वेश्चन करने हैं, मॉडरेट क्वेश्चन करने हैं, जहां तक भी हम दूर जा पाए। ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगभग 98 परसेंटाइल है, उसका मतलब है कि उसका एक बहुत अच्छा बेस है। ठीक है, अब वो जो बेस है वो डिफरेंट टाइप का चीज हो सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि उसने चैप्टर सारे कर रखे हैं, रिवीजन नहीं किया था। ऐसा हो सकता है उसने प्रैक्टिस कम की थी। तो जो भी उसका ऑलरेडी कर चुका है और जो भी लैकिंग है, बस उसको हमें इसके ऊपर करना है। या ऐसे भी हो सकता है कि चैप्टर्स में जैसे फिजिक्स में 98 परसेंटाइल है, उसका रीजन ये भी हो सकता है कि उसने मान लिया 80% चैप्टर कर रखे हैं और वो बहुत सॉलिड है, और केवल 20% उसने बिल्कुल टच नहीं किए। तो देखो इसका जो ये वाला जो बच्चा है, तीन तरह के बच्चे हैं, तीनों का 98 परसेंटाइल है, बट सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। एक ने मान लिया 5 चैप्टर छोड़ रखे हैं, तो सिर्फ उन 5 चैप्टरों को अच्छा करना है। एक ने प्रैक्टिस छोड़ रखी है, ये मतलब छोड़ रखी है मतलब वो कर नहीं पाया बोर्ड के साथ में, 11th और 12th के साथ, तो वो तो क्या करेगा, नोट्स को हल्का सा रिवाइज करेगा और फिर प्रैक्टिस करेगा। तीसरा बच्चा हो सकता है कि वो रिवीजन नहीं कर पाया, उसने प्रैक्टिस प्रैक्टिस सब की थी, बट एक्चुअल एग्जाम में जाने से पहले वो रिवीजन नहीं कर पाया, बोर्ड की वजह से टाइम नहीं मिला, या बाकी सब्जेक्ट में उसका टाइम चला गया। तो फिर उसको क्या है कि अपने नोट्स रिवीजन करने और जो क्वेश्चन उसने पहले कर रखे हैं उनको एक हल्का सा देखना है, ताकि वो फ्लो आ जाए और फिर अच्छे क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करने। तो 98 परसेंटाइल से पता नहीं लगता, उसके अंदर भी हमें जाना पड़ता है कि एक्चुअल रीजन क्या है, उसी के हिसाब से सबका पाथ अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, बट जो प्रैक्टिस वाली चीज है, अगर मैं मान लिया इस बच्चे को प्रैक्टिस में 6 आवर्स मिलते हैं, तो डेफिनेटली 3 आवर्स उसके मैथ्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथ इस लेवल का है, क्योंकि उसका जो इंप्रूवमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, जो रैंक में जंप आएगा वो मैथ की वजह से ही सबसे ज्यादा आएगा। यहां पे तो थोड़ा थोड़ा स्कोप है। ठीक है, और बाकी का जो 3 घंटा है ये, ठीक है, वो ऐसा हो सकता है कि इसमें 1 घंटे 40 मिनट और इधर 1 घंटे 20 मिनट, ये ठीक है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इधर 2 घंटे और इधर 1 घंटे, क्योंकि केमिस्ट्री को वैसे भी थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कम टाइम चाहिए होता है। थ्योरी इसका दिखाई दे रहा है कि ठीक ठाक है, बढ़िया है, ये ठीक है। वैसे इसमें भी मतलब यहां पे भी ऐसा हो सकता है कि उसका फिजिकल अच्छा हो, ऑर्गेनिक अच्छा हो, इनऑर्गेनिक वीक हो, तो फिर जो प्रैक्टिस वाली चीज है फिजिकल ऑर्गेनिक की, फिर तो उसकी वहां पे हो रखी होगी, बस उसे इनऑर्गेनिक में रट्टा मारना है इस बार और वहां पे मार्क्स बढ़ाने, ये स्ट्रेटजी हो गया। फिर एक दूसरा बच्चा हो गया, ये इसके 96 केमिस्ट्री, 97 फिजिक्स और 99 यहां पे। तो मैथ में तो इसका बहुत सॉलिड है। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि मैथ में तो उसको लेक्चर देखने की भी जरूरत नहीं है, तभी वो 99.3 तक पहुंचा होगा। ठीक है, इक्का दुक्का चैप्टर में हो सकता है कुछ कुछ एरियाज हो जहां पे वो अनकंफर्टेबल होगा। क्वेश्चन उसने खूब अच्छे कर रखे होंगे, मीडियम और बेसिक लेवल के। तो यहां तो वो केवल बहुत कम टाइम देगा, लेक्चर देखेगा ही नहीं मैथ्स के, अपने नोट से रिवाइज करेगा। और वो जो मैथ के लेक्चर देखने में जो डेली 1.5 घंटे का टाइम लग रहा है, ये ठीक, मैंने 6 घंटे दिए थे लेक्चर देखने के लिए, उसका मतलब क्या है, पर सब्जेक्ट 2 घंटा, तो 2 घंटा वो जो टाइम लग रहा है वो बचा के वो प्रैक्टिस करेगा ना ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की। तो 1 घंटे का मैंने इफेक्ट दिखाया था 2,500 रैंक, तो 2 घंटे का अगर वो इसको सही से यूटिलाइज करता है तो रैंक में कितना जंप आएगा, अगर वो 10,000 के आसपास है, यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड। और बाकी जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में है, उसमें जैसे अभी मैंने बोला था कि केमिस्ट्री में 96.4 परसेंटाइल, उसका रीजन ये हो सकता है कि थ्योरी ओके था बट लैक ऑफ प्रैक्टिस था, तो इसका अप्रोच अलग होगा। ये ठीक है, सेलेक्टेड चैप्टर्स डन, इसका भी अप्रोच अलग होगा। अगर मान लिया 97 तक वो इसलिए 96 तक इसलिए रह गया कि उसने कुछ ही चैप्टर किए थे, या जैसा मैंने बोला कि हो सकता है उसने ऑर्गेनिक पूरी छोड़ दी हो, इस तरह का रीजन हो सकता है। या फिर लैक ऑफ रिवीजन हो सकता है कि केमिस्ट्री में तो जैसे काफी चीजें याद करने वाली होती है, उसने रिवीजन ही नहीं कर पाया हो बिल्कुल, तो भी परसेंटाइल बहुत बुरी तरह गिर जाता है। प्लस एक फैक्टर थोड़ा बहुत ये भी होता है कि अगर मान लिया केमिस्ट्री शेकी है और हमने पेपर में मैथ्स में ज्यादा टाइम दे दिया क्योंकि उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस था, तो इसका परसेंटाइल और थोड़ा नीचे चला गया हो, एक्चुअल में हो सकता है उसका ये 97.5 के लेवल पे हो, इस तरह के डायनामिक्स है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि कैन ए ऑफलाइन बैच डू इट? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ऑफलाइन बैच के हिसाब से उसे मैथमेटिक्स तो बैच नंबर 1 में पढ़नी चाहिए, ये ठीक है, फिजिक्स जो है बैच नंबर 5 में पढ़नी चाहिए, अगर हम किसी एक बड़े इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन वाली बात चलें, क्योंकि वहां पे
जैसे जैसे मार्क्स ड्रॉप होते हैं वैसे वैसे बैच ड्रॉप हो जाते हैं। और केमिस्ट्री हो सकता है बैच नंबर 7 में पढ़नी चाहिए, ऐसा हो सकता है। और दूसरा मैंने बोला कि बैच नंबर 7 में भी अगर मान लिया 96 परसेंटाइल वाले बच्चे हैं तो उनकी भी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है कि एक को केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, एक को पूरा थ्योरी देखना है, एक को ऐसा हो सकता है केवल सर्टेन चैप्टर का ही थ्योरी देखना है। तो उसका तो टाइम वहां पे बहुत ही ज्यादा इनएफिशिएंटली यूज होगा, मतलब बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा, अनप्रोडक्टिव टाइम होगा। तो कैन ऑफलाइन डू इट? ऑफ कोर्स नॉट, इसको एड्रेस नहीं कर सकता। क्या लाइव ऑनलाइन यूज इट? तो लाइव ऑनलाइन और ऑफलाइन एक ही चीज है ये, ठीक है। जबकि लाइव ऑनलाइन और बुरा है क्योंकि वहां पे जो ग्रुप है वो और ज्यादा नॉन होमोजीनियस होता है। तो वहां पे जो टीचर को, मतलब टीचर चाहे कितना भी अच्छा हो, उसको तो बैच के हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। तो वो जो मीडियन लाइन लेगा उससे सभी को बहुत नुकसान होगा। तो फिर कौन कर सकता है? तो उसी के लिए कौन कर सकता है? वो टीम कंपटीशन का प्रवीण कर सकता है कि वो यहां पे इस सारे तरह के जो कस्टमाइजेशन है वो अवेलेबल है। प्लस जो अभी हमने दिखाया कि ड्रॉपर का जो मैंने अभी हल्का सा कैलकुलेशन दिखाया उसमें हमने बोला था 40% का गैप आ रहा है। उस 40% के गैप को इंटेलिजेंटली हम कैसे फिल कर सकते हैं? एक चीज तो ये हो गया कि ऑफकोर्स हम जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा सकते हैं, प्लस हम एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं। कुछ कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं कि जो सारे फैक्टर अपना अपना कंट्रीब्यूट करेगा। एक्सपोजर बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसा हो सकता है कि 100 क्वेश्चन है, उनमें मेरे को लगता है कि ये 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 20 मस्ट डू है और ये 30 है कि जब टाइम मिल जाए। तो उन 30 क्वेश्चनों को भी हम ऐसे दे सकते हैं आपके कम टाइम में उनका भी एक्सपोजर मिल जाए। ये सारे एलिमेंट, ये ठीक है, जो प्रिपरेशन के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के, केवल मेरे को इतना थ्योरी पढ़ना है कि एक रिवीजन टाइप हो जाए, टाइम पूरा ना लगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, केवल मेंस के लिए पढ़ना है। तो ये 3 तरह के लेक्चर, 3 स्ट्रीम के लेक्चर, प्लस अगर कोई चैप्टर जैसे प्रोबेबिलिटी जैसा है कि नहीं मेरे को तो ये छोड़ के जाना है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, बेसिक लेवल पे तो कर जाओ, ताकि अगर सीधा फॉर्मूले वाला क्वेश्चन आया तो दैट यू शुड बी एबल टू डू। तो हमने 4 तरह के लेक्चर्स हैं जिसकी हेल्प से हम कस्टमाइज कर सकते हैं चैप्टर लेवल पे, ये ठीक है। सब्जेक्ट लेवल पे कर सकते हैं, ऑफकोर्स चैप्टर लेवल पे मतलब थियोरेटिकली बोले मैथ्स की लैंग्वेज में तो हम हर चैप्टर के लिए 4 चीजें अवेलेबल हैं। तो 75 चैप्टर हैं तो 4⁻75 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारे और टूल्स हैं जिससे हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इस बैच के बारे में जान लेते हैं। 4 जून से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। ये बेसिकली जो हम जो शेड्यूल्ड लेक्चर देते हैं ताकि वो डिसिप्लिन में बना रहे, वो नॉर्मल लेन वाले लेक्चर देते हैं, ठीक है। फिर 1 महीने तक पढ़ाया, बच्चे का हमने कैलिब्रेट किया, कैसे वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या क्या वो मैनेज कर पा रहा है, कैसे उसके मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद हम उसको सब्जेक्ट वाइज या चैप्टर वाइज कस्टमाइजेशन बताते हैं कि तू ए सीरीज में शिफ्ट हो जा फिजिक्स के लिए, बी सीरीज में जा केमिस्ट्री के लिए, सी सीरीज में जा मैथ्स के लिए, इस तरह के। या 2 सब्जेक्ट में बी सीरीज के लेक्चर देखो, ए सीरीज के लेक्चर देखो। 1 महीना इसलिए ताकि हमारे पास इनफ डेटा हो। बच्चे का परसेप्शन गलत हो सकता है कि मेरा ये चैप्टर बहुत वीक है या मेरा ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इस तरह के परसेप्शन गलत हो सकते हैं। वो तो जब डेटा बोलेगा, लेट द डेटा स्पीक रादर देन आपका परसेप्शन। तो 1 महीने के बाद हमारे पास इनफ डेटा होगा, उसके बाद हम कस्टमाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फिर तो ये बहुत डायनेमिक हो गया, मतलब हम हर 15-20 दिन पे चेंज कर सकते हैं अपने जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो इसकी फीस 29,900 है, 6 डेज पर वीक होगा ऑफ कोर्स। और इस बैच का जो एक्सेस है वो जेई एडवांस तक रहेगा। मतलब अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो इस मतलब जेई के सिलेक्शन के लिए किसी भी रैंक तक के लिए आपको जो भी चीज चाहिए, टेस्ट सीरीज हो गया, रिवीजन कोर्स हो गया, बाकी लेक्चर मैंने बता दिए 3-4 तरह के हो गए, ये सारे इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। कोई बोले मैं WB जे देना चाहूं, वो भी हेल्प अवेलेबल है। मतलब हमारा ये मोटो है कि बच्चे का जो टाइम है वो टोटली प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगे, नॉलेज गेनिंग में लगे और किसी भी चीज में ना लगे। ऐसा नहीं कि रिसोर्स हंट कर रहा है, डाउट क्लासेस में इधर उधर मारा मारा फिर रहा है। सारी चीज हमने इसमें डाल रखी है। अगर मैं वो बताने बैठ जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे ये, ठीक है। तो फिर भी एक बहुत छोटा छोटा ओवरव्यू देते हैं। ग्रेडेड मटेरियल फिजिकल कॉपी आपको भेजी जाएगी ताकि स्क्रीन का टाइम कट हो सके, जिसका टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, रेगुलर टेस्ट होगा। टेस्ट इतने सारे हैं कि मतलब आप थक जाओगे, हम नहीं थकेंगे। हमारे पास तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट हैं, डेली टेस्ट भी है और चैप्टर टेस्ट भी है। फिर 3 वीक में जो फुल बड़े वाला टेस्ट होता है वो भी है। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी है फुल सिलेबस टेस्ट का। मतलब जेई मेंस से पहले पहले हम 20 फुल सिलेबस टेस्ट कराते हैं मेंस के, ये ठीक है। फिर उसके बाद एडवांस की टेस्ट सीरीज भी है, बिटसेट की टेस्ट सीरीज, सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब ऐसा नहीं कि सबको अलग 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 खरीदना है। ये बैच ले लिया तो मतलब जो हमारी इंजीनियरिंग में जो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, ये ठीक है, मेन लाइन वाली, वो सारी इसके अंदर वी विल ट्राई टू, मतलब वी विल ट्राई नहीं, वी आर डूइंग और वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट के ईच एंड एवरी फैक्टर इज देयर, ठीक है। डाउट क्लियरिंग आप अपना 24/7 टेलीग्राम पे पूछ सकते हो और डेली जूम डाउट क्लास भी होती है,
ठीक है, फेस टू फेस पूछ लिया, मतलब टेक्स्ट एंड वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, उसके बाद की बात करें ये सारा जो मतलब जैसा मैंने बोला कि जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो डायनामिक प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते हम शुरू में बोल दें और फिर 6 महीने तक बच्चा वहीं जा रहा है, हो सकता है कि वो अंडर परफॉर्म कर रहा हो सकता है वो ओवर परफॉर्म कर रहा हो, तो वो टाइम टू टाइम रिकैलिब्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमारी हर वीक डेली मतलब हर वीक लाइव क्लास होती है, जो मतलब मेरा हो गया, एनएस सर का हो गया, एबीजे सर हो गया, आलोक सर हो गया, हर हफ्ते आपकी एक क्लास होगी, जूम इंटरेक्शन होगा, मतलब जो जो भी उसमें आना चाहे वहां पे बच्चा अपनी प्रिपरेशन डिस्कशन कर सकता है। और उसके बाद भी मतलब अगर किसी को पर्सनली भी करना है तो व्हाट्सएप नंबर सबके पास रहता है, वो ये पूछ सकता है मेरा ये परफॉर्मेंस है तो क्या मैं ये कर लूं, तो कोई भी जो डिसीजन है ना वो आप एक्सपर्ट की हेल्प से ले सकते हो। मतलब जो हमारी ये जो टीम है, कोर टीम जो है, जो 4 लोगों की टीम, इनको डिकेड्स का एक्सपीरियंस है, हजारों लाखों बच्चों को देखा हुआ है, तो हमारे पास हर बच्चे जैसे हजारों एग्जाम्पल अवेलेबल हैं। ठीक है, अगर कोई मान लिया 1-2 साल से पढ़ाने वाला टीचर है तो उसके पास ये एक्सपीरियंस पार्ट मिस होगा, तो वहां पे तो काफी कुछ एक्सपेरिमेंटेशन जैसी चीज हो जाएगी, बट यहां पे आप 5 मिनट बात करोगे तो हमें पता लग जाएगा एग्जैक्टली आपके साथ क्या क्या चल रहा है, एंड वी विल बी एबल टू सजेस्ट यू। ठीक है, टोटल सपोर्ट जैसे बोला, रिकॉर्डेड शेड्यूल लेक्चर 3-4 स्ट्रीम के मिलते हैं, 3-4 तरह के, ताकि हमारा कस्टमाइजेशन किया जा सके। रिवीजन लास्ट में मेंस का भी होता है, एडवांस का भी होता है, जो वो मैंने बोला कि वो आपकी चिंता ही नहीं है, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीजें आती हैं कि पहले रिवीजन कोर्स आया मेंस का, मेंस 1 से पहले, फिर उसके बाद एडवांस का रिवीजन कोर्स आया, फिर एडवांस के रिवीजन कोर्स भी 2 तरह के हैं कि एक बच्चा वो जिसका पूरे साल उसने मेंस और एडवांस की जम के तैयारी की है तो उसके लिए एक अलग कोर्स है, एक बच्चा वो जो मेंस तक के लिए मेंस तक की तैयारी पे रुका हुआ था एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में, उसके बाद वो एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग कस्टमाइजेशन है। तो इतने तरह के कस्टमाइजेशन है, जैसा मैंने बोला ना कि एक तो जो डिसीजन ट्री है, अगर हम सबको बोलने लगे कि ये है तो ये कर लेंगे, ये है तो ये कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि तीनों सब्जेक्ट कैसे हैं, उसमें चैप्टर कितने हैं, उसमें प्रैक्टिस कितनी की है, फिर एक आईक्यू वाला फैक्टर भी है, वो बच्चा नहीं बताएगा, वो तो हमें मार्क्स के अंदर रिफ्लेक्ट होता है, तो उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाता है। तो अगर हम वो सारे केसेस सिनेरियो डिस्कशन करने लगे तो हजारों लाखों तरह के सिनेरियो हैं कि अगर ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो वो, तो यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता, बट जब आप करोगे when we will be able to observe it, तो आपके लिए क्या यूजफुल है that will be told to you। आपको बाकियों से क्या मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मान लिया मैं 50 सिनेरियो डिस्कस कर दूं कि अगर ये है तो ये कर लेना, ये है तो ये करना, तो उसमें क्या होगा कि पहली बार तो तुम अपने वाला ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ लिया तो बाकी जो 49 सुने हैं उनकी वजह से और कंफ्यूज हो कि एग्जैक्टली मेरे को करना क्या था। तो इसलिए ये डायनेमिक प्रोसेस है। ठीक है, पर्सनल कस्टमाइजेशन और ये सब मैंने बोल ही दिया। अच्छा, इस बैच से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप इन नंबर्स पे मतलब वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो कॉल, किसी भी तरह की इंक्वायरी है तो वहां पे पूछ सकते हो। प्लस इस बैच में इनरोल होने के लिए हम जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, ये जो हमारा कंपटीशन का ऐप है वहां से आप सीधा इस बैच में इनरोल हो सकते हो, या i.competition.com है वहां से भी हो सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है मोहित त्यागी। ठीक है, अगर आप और कहीं पढ़ रहे हो तो टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे भी बताए जाते हैं हर तरह का, मतलब इस साल क्या क्या चीजें डिफरेंट थी, कौन सा क्वेश्चन नोट वर्दी था, उस तरह की चीजें यहाँ पे डिस्कशन की जाती हैं। तो कैन आई गेट सेलेक्टेड, अब जो ड्रॉप ईयर वाले बच्चे हैं वो काफी इस बात पे बोलते हैं कि कैन आई गेट सेलेक्टेड, तो देखो इसका आंसर कोई भी नहीं दे सकता। कैन अगर हम पूछा है तो आंसर इज यस, बट जितने मान लिया आपकी 98 परसेंटाइल है, अब कोई बच्चा बोलेंगे अगले साल 99.7 से ऊपर आ जाएगी क्या, तो डेफिनेटली देयर विल बी सम स्टूडेंट जो लेके आएंगे 98 परसेंटाइल वाले ही ऐसे बच्चे होंगे जो 99.9 से भी ऊपर लेके आएंगे, और 98 परसेंटाइल वाले कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका अगले साल भी 98 आएगा, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो 98 से भी नीचे जाएंगे। तो हर तरह के केस अवेलेबल है, किसको देख के तुम्हें आंसर दे। तो ऐसा नहीं बोला जा सकता कि कैन आई गेट सेलेक्टेड और नॉट, वो तो जब आप प्रिपरेशन करोगे अपना 100% दोगे तभी पता लगेगा जो फाइनल रिजल्ट आएगा। बस मैं आपको 1-2 एग्जांपल देना चाहता हूं कि इस साल 2026 में जैसे ये बच्चा है, इसके पहले वाले जो परसेंटाइल है जनवरी वाले में 91.7 आया और ये 94.9 आया, मतलब ये 3.3 के आसपास इसका जंप आया केवल 2-3 महीने में। तो आप समझ सकते हो कि उसने पूरे 2 साल तैयारी की होगी, एक बेस बनाया होगा, उसमें वो यहां तक पहुंचा, और ये 3 पॉइंट समथिंग का मतलब क्या है कि 50,000 रैंक से भी ज्यादा का जंप आ गया केवल 2-3 महीने में, और इसके बीच में इसके बोर्ड्स भी आया होगा। ठीक है, तो अगर आप एक साल सिंसियरली 12 घंटे तैयारी करोगे तो क्यों नहीं आएगा। मतलब अगर आपका आईक्यू ठीक ठाक है, जेई एस्पिरेंट के हिसाब से एवरेज है, और अगर 12 घंटे सिस्टमैटिकली तैयारी करते हो, प्लस जो हमने अदर फैक्टर्स बोले कि अपने टाइम को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मान लिया मेरे पास
100 क्वेश्चन करने का टाइम है, तो मेरे लिए कौन से 100 क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है वो मेरे को समझ में आना चाहिए, क्योंकि 10,000 की रैंक पे अलग 100 क्वेश्चनों का सेट मिलेगा, 3,000 की रैंक पे अलग 100 क्वेश्चनों का सेट मिलेगा, 300 की रैंक वाले बच्चे के लिए 300 की रैंक पे जो फाइट कर रहा है, जिसका प्रिपरेशन लेवल अभी 300 का है, उसको एक अलग सेट मिलेगा। तीनों को एक जैसा नहीं मिल सकता, ये हमें समझ में आना चाहिए। तो अगर उस तरह के हम एफिशिएंसी लेके आते हैं तो डेफिनेटली हमारा बहुत अच्छा जंप आ जाएगा। ठीक है, ये जैसे बच्चा है, ये भी वही चीज है, 97 से 98 तक आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इट विल बिकम डिफिकल्ट। ठीक है, अच्छा ये ऐसा भी है, जैसे 97.14 से 98.14 तक गया है। यूजली क्या होता है कि पहले वाले में कम कंपटीशन होता है, दूसरे वाले में ज्यादा कंपटीशन होता है, तो बहुत सारे बच्चों का ड्रॉप भी होता है। ऐसा नहीं कि वन वे है। डिस्पाइट दैट, अगर उसने 2-3 महीने में इतना जंप मार दिया, ठीक है, और अगर ये बच्चा 12th का है, और अगर ये ड्रॉप ले रहा है, और अगर ये उतनी ही शिद्दत से मेहनत करते रहे, 12 घंटे तक मेहनत करते रहे, तो डेफिनेटली इट कैन गो 99.9 प्लस आराम से जा सकते हैं। ठीक है, ये बच्चा हो गया 98 से 99 तक आए, मतलब मैं एक एक, और बहुत सारे केस थे वो तो मैंने रैंडमली कुछ निकाल लिए। तो ये वाला जो बच्चा है इसमें भी 99.15 का मतलब क्या है कि 12-13 हजार, मतलब 14,000 के आसपास इसका रैंक होगा, और यहां पे जो है वो डबल, मतलब मान सकते हो कितना, 30,000 के आसपास रैंक होगा। तो 2-3 महीने में इतना इंप्रूवमेंट कर लिया, तो एक साल तक अगर कोई लग के मेहनत करेगा तो जरूर इंप्रूवमेंट कर सकता है। एट द सेम टाइम ये ठीक है, वी शुड अंडरस्टैंड कि जेई 2027 इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जेई 2026। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठ जाऊं, मान ली मेरा 98 परसेंटाइल है, और फिर कोई बच्चा ये सोचे कि अगर मैं कुछ भी ना करूं तो अगले साल 98 परसेंटाइल आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बच्चा प्रिपरेशन कर रहा होता है तो एक फ्लो में होता है, प्रैक्टिस उसे चाहिए होता है, बहुत तरह की कैलकुलेशन के शॉर्टकट उसके दिमाग में ही होते हैं। वो सारी चीजों में रमे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया। ठीक है, अभी तो पॉजिटिव एग्जाम्पल दिया था, ये नेगेटिव एग्जाम्पल। ये बच्चा क्या है, इसके 99.12 थे पहले वाले में, और दूसरे वाले में 97.25, मतलब लगभग 2 परसेंटाइल का ड्रॉप हो गया। अच्छा, अभी मैंने वैसे ये बोला था कि जो जेई का दूसरे वाला अटेम्प्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, परसेंटाइल ड्रॉप होता है। बट ड्रॉप होने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई बच्चा सिंसियरली पढ़ रहा होगा तो उसके परसेंटाइल में 1 या 2 का डिफरेंस आ जाएगा। यूजली पॉइंट्स में डिफरेंस होता है कि 0.1 कम हो गया, 0.2 कम हो गया, अगर उसने मतलब मोटिवेट होकर पढ़ाई की है तो ये काफी ड्रॉप है। ये ठीक है, ये बहुत ज्यादा ड्रॉप है। 2 परसेंटाइल का ड्रॉप का मतलब क्या है कि 30,000 रैंक ड्रॉप हो गई, 30,000 रैंक ड्रॉप हो गई। तो 2 महीने में ऐसा थोड़ा है कि इसने कुछ डी लर्न कर दिया होगा, ऐसा नहीं है कि इसने मतलब सब कुछ भूल गया होगा। ठीक है, बट हाँ, इसने अपने एफर्ट कम कर दिए होंगे, तो वो जो फ्लो होता है वो उसका ब्रेक हो गया होगा क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर आपका फ्लो अच्छा है तो आपको क्वेश्चन पढ़ के जल्दी समझ में आता है। ये ठीक है, ये सारी एक एक फैक्टर पे हमें काम करना पड़ता है कि हमारी एफिशिएंसी अच्छी होनी चाहिए, स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, क्वेश्चन को डील करने का तरीका, मतलब 3 घंटे के पेपर में एक एक घंटा अलग अलग नहीं मिलता, एक ही घंटा मिलता है। तो उसमें अपने मार्क्स को ऑप्टिमाइज करना, हर तरह की शिफ्ट में, कैसी भी शिफ्ट आ जाए, वो सब चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए जैसे ये 95.9 से मतलब 96 के आसपास था और ये 80 परसेंटाइल पे आ गया, मतलब इसने तो पता नहीं क्या ही चमत्कार कर दिया। तो ये तो बहुत जबरदस्त ड्रॉप है, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अब ये 2 महीने के अंदर ड्रॉप है, तो अगर आप पूरे साल मान लिया ड्रॉप लेके स्टार्ट कर दो और फिर पढ़ाई कम कर दो, या जिसे बोलते हैं छोड़ दो, और सोचो कि लास्ट के 4 महीने में हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो सारा फ्लो चला जाएगा, यू विल कम एट जीरो। तो आपको अभी से 12 घंटे मेहनत करनी है, एफिशिएंटली मेहनत करनी है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगले वाला मतलब जेई 26 वर्सेस जेई 27 में डिफिकल्टी लेवल क्या होगा, तो कंपटीशन का लेवल बोले तो जेई 27 में डेल्टा ज्यादा होगा, क्योंकि जो 26 के अंदर 19 मेंस की शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हैं प्लस जो एडवांस के क्वेश्चंस आए हैं वो हमारे सिलेबस में एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। मतलब 26 वाले बच्चे के लिए जो भी पीछे रेलेवेंट था वो तो है ही, प्लस ये क्वेश्चन और एक्स्ट्रा है। तो इसलिए इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब ये तो अथाह है, अनंत है, इनमें से क्या चीज पढ़ें। उसके लिए फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारा प्रिपरेशन लेवल अभी क्या है, तो हमारे लिए मोस्ट रेलेवेंट चीज क्या है वो पढ़ें, तो आपकी बेस्ट पॉसिबल रैंक आएगी आपके पोटेंशियल के हिसाब से। तो आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू, और ड्रॉप ईयर में इन सारी चीजों का जरूर ध्यान रखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।